नमस्कार मित्रों, अथर्व एजुकेटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी ग्रुप डी के लिए हमारी जीके की सीरीज चल रही है और आज हम उसमें उत्तर प्रदेश जीके का बेहद ही महत्वपूर्ण, बेहद ही हॉट टॉपिक जनगणना को पढ़ने जा रहे हैं। इस टॉपिक से उत्तर प्रदेश के हर एग्जाम में निश्चित रूप से प्रश्न आता है और बड़े ही स्पष्ट और सीधे प्रश्न आते हैं। दोस्तों, अगर आप इसके ये 35-40 क्वेश्चन कर लेते हैं तो सीधे सीधे आपके नंबर एग्जाम में पक्के हैं। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए। आपके लिए उत्तर प्रदेश का जो भी आप एग्जाम देंगे उसमें आपके ये टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए, इससे पहले कि मैं आज का सेशन प्रारंभ करूं, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को से शेयर भी कीजिएगा। चलिए प्रारंभ करता हूं मैं आज का पहला प्रश्न। और आज का पहला प्रश्न है, भारत में जनगणना की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के काल में हुई? बात कर रहा है कि भारत में पहली बार जनगणना किस गवर्नर जनरल के काल में हुई? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड लिटन? तो भारत में जो पहली जनगणना की गई वो सन 1872 में की गई लॉर्ड मेयो के द्वारा। भारत के गवर्नर जनरल थे मेयो, उनके द्वारा यह जनगणना की गई। हालांकि यह एक प्रायोगिक जनगणना थी, प्रयोग के तौर पर की गई थी, एक नियमित जनगणना नहीं थी, प्रायोगिक जनगणना थी। पर चूंकि यह भारत में पहली बार जनगणना की गई थी इसलिए भारत की पहली जनगणना 1872 लॉर्ड मेयो के काल में मानी जाती है। बात करें लॉर्ड मेयो की, तो लॉर्ड मेयो भारत के एकमात्र ऐसे गवर्नर जनरल हैं जिनकी हत्या की गई थी। यह अंडमान निकोबार का दौरा कर रहे थे 1872 में ही। अंडमान निकोबार के दौरे के दौरान, अंडमान निकोबार में एक जेल थी, काला पानी की सजा जिसे हम कहते थे, अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल, सेलुलर जेल का दौरा करते समय शेर अली खान, एक क्रांतिकारी वहां पर बनता, शेर अली खान द्वारा मेयो की हत्या कर दी गई, मेयो की हत्या कर दी गई। तो यह भारत का एक ऐसा गवर्नर जनरल है जिसकी हत्या कर दी गई है शेर अली खान द्वारा। आपसे पूछ लिया जाए कहां पर की गई, तो अंडमान निकोबार में सेलुलर जेल का दौरा करते समय ये अपनी नाव पर चढ़ रहे थे और उसी समय में शेर अली खान ने इनको चाकू मार करके इनकी हत्या कर दी। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में एक गवर्नर जनरल की कब्र भी है कार्नवालिस की। और आपसे पूछा जाए कार्नवालिस की कब्र कहां पर है, तो गाजीपुर में है। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है उत्तर प्रदेश जीके का कि किस गवर्नर जनरल की कब्र उत्तर प्रदेश में है, तो कार्नवालिस की। कहां पर है, तो गाजीपुर में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, भारत में दशकीय जनगणना की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के काल में हुई? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कार्नवालिस या वेलेजली? तो अभी अभी हमने चर्चा करी कि भारत में जो पहली जनगणना है, पहली जनगणना वो तो 1872 में हुई लॉर्ड मेयो के काल में, किंतु जो पहली विधिवत या पहली नियमित जनगणना या पहली दशकीय जनगणना, क्योंकि अब हर 10 साल पे जनगणना होगी, तो पहली नियमित आप कह सकते हैं, विधिवत कह सकते हैं या दशकीय जनगणना कह सकते हैं, ये 1881 में प्रारंभ हुई। और इस समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे रिपन, यानी लॉर्ड रिपन हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी? देखिए, आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, 2001 को लेकर के पूछा जा सकता है, 91 को लेकर के पूछा जा सकता है। तो अगर स्वतंत्र भारत की पूछा है तो बहुत ज्यादा समय नहीं बीता, आप नोट कर लीजिए 1951, 61, 71, 81, 91, 2001 और 2011। देख लीजिए कौन सी है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं। इसी प्रकार आपसे पूरी शुरू से भी पूछा जा सकता है, तो आप प्रारंभ से नोट करके देख लीजिए, गिन करके देख लीजिए। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कौन सी है, स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी, तो यह 7वीं जनगणना थी। पहली जनगणना कब हुई थी स्वतंत्र भारत की, तो 1951 में हुई थी। चलिए
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वर्ष 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? जब भी भारत में जनगणना होती है, अभी 2021 में होनी थी जनगणना, पर अभी तक हो नहीं पाई है, 2022 चल रहा है, देखते हैं कब होगी। तो अभी हमें जो आंकड़े पढ़ने हैं वो 2011 की जनगणना के ही पढ़ने हैं। तो 2011 की जनगणना, इसे की कर लीजिए, 2011 की जनगणना के जनगणना आयुक्त कौन थे अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा सी चंद्रमौली 2011 की जनगणना के जनगणना आयुक्त थे। चलिए अगला प्रश्न है 2011 में आयोजित हुई जनगणना का ध्येय वाक्य क्या था? मोटो पूछ रहा है आपसे कि ध्येय वाक्य क्या था? तो ध्येय वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा भी पूछा जा सकता है, इसको याद रखिएगा। 2011 में आयोजित जनगणना का ध्येय वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वैश्विक स्तर पर उत्तर प्रदेश को यदि राष्ट्र माना जाए तो वह रिक्त स्थान सर्वाधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र होगा। आपसे इसको प्रश्न को ऐसे पढ़िए कि सपोज कीजिए आज उत्तर प्रदेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाता है। यदि स्वतंत्र राष्ट्र बन जाता है तो जैसे हम आज भारत की जनगणना की बात करते हैं वैसे उत्तर प्रदेश की जनगणना की भी बात करेंगे। उत्तर प्रदेश यदि एक स्वतंत्र राष्ट्र होता तो कौन से नंबर का जनगणना होता? जैसे ही भारत दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र है, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश कौन से नंबर की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र होता? तो ध्यान रखिएगा अगर ऐसी स्थिति में देखा जाए तो देखिए उत्तर प्रदेश को हम अलग से एक राष्ट्र मान लेते हैं। चलिए इसे भारत में से निकाल भी देते हैं, अगर निकाल कोई सकता नहीं, मैं इस प्रश्न के लिए बात कर रहा हूं सिर्फ, वरना आप भड़क जाएंगे कि ऐसे कैसे निकाल दें। भारत से किसी भी हिस्से को अलग करने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। मैं सिर्फ इस प्रश्न पर एग्जाम्पल के तौर पर बात कर रहा हूं कि सबसे ज्यादा जनसंख्या विश्व की चीन के पास है। चीन के बाद जो दूसरा नंबर आता है वो भारत का आता है। यदि उत्तर प्रदेश की जनगणना न शामिल हो, जनसंख्या न शामिल हो भारत में, तब भी भारत दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र होगा। तो तीसरे नंबर पर आता है यूएसए और चौथे नंबर पर है इंडोनेशिया। चौथा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र है इंडोनेशिया। यदि उत्तर प्रदेश एक राष्ट्र होता तो पांचवें नंबर पे उत्तर प्रदेश आता, यानी उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या से ज्यादा विश्व के केवल 4 राष्ट्रों की जनसंख्या ही है, जिसमें से एक तो खुद भारत ही है। यानी सर्वाधिक जनसंख्या चीन की, दूसरे नंबर पे भारत की, तीसरे नंबर पे यूएसए की, चौथे नंबर पे इंडोनेशिया की, पांचवा नंबर आता यूपी का। पहले छठा नंबर था पर ब्राजील को क्रॉस करके यूपी आगे निकल गया, यानी ब्राजील की कुल जनसंख्या से भी ज्यादा जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश कौन से नंबर पे आएगा? तो उत्तर हो जाएगा 5वें नंबर पे आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वह भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो उत्तर प्रदेश की जो कुल जनसंख्या है वो 19,18,12,341 है। 2011 के जनगणना के आंकड़ों के अनुसार बात करें तो 19,18,12,341 उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या है, जो भारत की कुल जनसंख्या का 16.50% है, यानी 16.51 लगभग ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि देश की कुल शहरी जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? जनसंख्या 2 प्रकार की होती है, एक होती है ग्रामीण जनसंख्या और एक होती है शहरी जनसंख्या। यदि बात की जाए कि देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। पहले नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश, क्षेत्रफल के हिसाब से चौथा सबसे बड़ा राज्य है, जबकि जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। बात करें ग्रामीण जनसंख्या की तो भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश में ही पाई जाती है, यानी ग्रामीण जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, सबसे बड़ा। लेकिन बात करें यदि शहरी जनसंख्या की,
तो शहरी जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य नहीं है, बल्कि दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, दूसरा सबसे बड़ा राज्य। तो ये याद रखिएगा, दूसरा सबसे बड़ा राज्य, क्योंकि हम अक्सर सबसे बड़ा राज्य मान लेते हैं, दूसरा सबसे बड़ा राज्य जब भी तुक्का मारते हैं। तो फिर शहरी जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? तो पहले नंबर पे आ जाएगा महाराष्ट्र, यानी शहरी जनसंख्या सबसे अधिक महाराष्ट्र की है, ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक उत्तर प्रदेश की है। शहरी जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का, ओहो ये क्या लिखा हुआ है, यहां पे ऑप्शन कर लीजिए, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो स्थान है दूसरा। या फिर आप यहां पर प्रश्न बना सकते थे कि देश की कुल शहरी जनसंख्या में किस राज्य का स्थान सबसे पहला है, तब उत्तर हो जाता महाराष्ट्र। पर आपसे उत्तर प्रदेश का स्थान पूछा है तो उत्तर प्रदेश का स्थान हो जाएगा दूसरा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2001-11 के दौरान उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर कितनी रही? आपसे दशकीय वृद्धि दर पूछ रहा है, तो दशकीय वृद्धि दर रही है 20.23%। 20.23%। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश का औसत जनघनत्व कितना है? देखिए ये प्रश्न कई बार आता है, उत्तर प्रदेश का औसत जनघनत्व कितना है, यानी 1 किलोमीटर के दायरे में उत्तर प्रदेश में कितने लोग रहते हैं, ये पूछा जा रहा है। उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कितना है? तो उत्तर प्रदेश का जनघनत्व है 829। ये कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, मतलब उत्तर प्रदेश का ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें आपसे औसत जनघनत्व न पूछा जाए। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश का औसत जनघनत्व है 829। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? देखिए उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात अगर आपसे पूछे, दो प्रश्न बनते हैं। एक होता है यूपी का लिंगानुपात, लिंगानुपात जब भी पूछेगा तो यह वयस्क लिंगानुपात की बात कर रहा है, और एक आपसे पूछा जा सकता है उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात, जब भी आपसे शिशु लिंगानुपात की बात करेगा तो इसका तात्पर्य है कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों के बीच शिशु लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात मतलब 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, अगर आपसे ये पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात है लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात नहीं, लिंगानुपात है 912। यानी उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात जब भी आपसे पूछा जाएगा तो 912। शिशु लिंगानुपात पर मैंने शायद प्रश्न दिया होगा, तो अभी मैं चर्चा नहीं करूंगा। हाँ अगला ही है, देखिए मैं उत्तर बता देता, आप बताइए इसका उत्तर। उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात कितना है? देखिए लिंगानुपात कितना था, तो लिंगानुपात तो था 912, ये याद होने चाहिए। जनघनत्व कितना है, लिंगानुपात कितना है, शिशु लिंगानुपात कितना है? तो लिंगानुपात है 912, जबकि शिशु लिंगानुपात कितना है, तो शिशु लिंगानुपात है 902। यहां पे हम लिख देंगे 902, तो हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 902। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, देखिए कुछ के ना आपको 4 से 5 याद होने चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं। आप देखेंगे किताबें नोट्स जो भी पढ़ाते हैं वो हर चीज के 4-4, 5-5 जिले आपसे याद करवाते हैं, क्रम से याद कर लीजिए। अरे मानव बुद्धि की कुछ क्षमता होती है कि नहीं होती? क्या केवल उत्तर प्रदेश का जीके पढ़ना है क्या आपको न जाने कितना जीके पढ़ना है? तो ऐसे सब कुछ याद नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ हैं जिनके आपको याद होने चाहिए, क्योंकि पहले भी प्रश्न आते हैं उसमें सबसे हाईएस्ट वाला ऑप्शन में नहीं होता, और निम्नलिखित में से पूछ लेते हैं। तो आपको कम से कम 4-5, 1 या 2 ही क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जिसके आपको 4-5 जिले आपको याद होने चाहिए, अन्यथा आप 1-1 जिला याद कीजिए, आपका काम चल जाएगा। आपके एग्जाम के हिसाब से बात कर रहा हूं, आपका काम चल जाएगा। चलिए उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? अगर आपसे पूछ ले सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या प्रयागराज में है। प्रयागराज के बाद दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला बात करें तो वो हो जाएगा मुरादाबाद। तीसरे की बात करें तो वो हो जाएगा गाजियाबाद, और चौथा हो जाएगा आपका आजमगढ़। आप ये 4 याद कर लीजिए, आपका काम चल जाएगा। फिर भी अगर आप 5वां याद करना चाहते हैं
तो वह लखनऊ हो जाएगा। ये 4 जिले आपको कम से कम याद होने चाहिए कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 जिले या न्यूनतम जनसंख्या वाले 4 जिले कौन से हैं। तो सर्वाधिक की बात करें तो प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़ और लखनऊ। और नहीं तो आपको कम से कम ये प्रश्न तो रटा होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो प्रयागराज है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज है। विधानसभा की भी सर्वाधिक सीटें हैं, यहां से 12 सीटें आती हैं प्रयागराज से। चर्चा करी थी हमने जब भी हमने विधानसभा लोकसभा की सीटों के बारे में आपसे बात करी थी। आई थिंक उत्तर प्रदेश जीके का दूसरा ही वीडियो था वो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। आपसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला पूछ रहा है। अगर सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले की बात करें तो महोबा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला होता है लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है प्रयागराज। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है हापुड़ और उत्तर प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है महोबा। आपको रटे होने चाहिए। महोबा के बाद दूसरा आता है चित्रकूट, यानी दूसरा न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है चित्रकूट। उसके उपरांत हमीरपुर और फिर श्रावस्ती। ये 4 जिले आप याद कर लीजिए। और नहीं तो कम से कम न्यूनतम जनसंख्या वाला, यानी जो 4 प्रश्न मैंने आपको बताए थे, सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी, सर्वाधिक जनसंख्या प्रयागराज, सबसे छोटा जिला हापुड़, न्यूनतम जनसंख्या महोबा। ये नींद में भी रटे होने चाहिए आपको। चलिए इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, महोबा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो देखिए या तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, या पूछा जाएगा सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाला जिला। एक प्रश्न आएगा सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाला जिला। कहीं कोई घबराने की जरूरत नहीं है, तीनों का उत्तर प्रयागराज है। एक प्रश्न याद कीजिए, कंपैरेटिव स्टडी कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तीनों का प्रश्न का उत्तर प्रयागराज हो जाएगा। यानी सर्वाधिक जनसंख्या भी प्रयागराज की है, सबसे ज्यादा पुरुष जनसंख्या भी प्रयागराज की है और सर्वाधिक महिला जनसंख्या भी प्रयागराज की ही है। कहीं कोई समस्या नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्रयागराज। तो सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस जनपद का जनघनत्व सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश का औसत जनघनत्व कितना था। औसत जनघनत्व पर हमने एक प्रश्न दिया था प्रारंभ में ही। औसत जनघनत्व था 829। ये तो पूरे उत्तर प्रदेश का औसत जनघनत्व पूछा जा रहा है। यदि आपसे पूछा जाए कि किस जिले का जनघनत्व सर्वाधिक है, तो ध्यान रखिएगा आपके दिमाग में क्या आएगा, या तो लखनऊ हो सकता है, या गाजियाबाद हो सकता है, या गौतम बुद्ध नगर हो सकता है। याद रखिएगा, रट करके रखिएगा, गाजियाबाद। किस जनपद का जनघनत्व सर्वाधिक है, कहीं कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा, माइनस मार्किंग से भी बचना होता है। हालांकि आपके एग्जाम में तो नहीं है, पर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गाजियाबाद। निम्न में से किस जनपद का जनघनत्व न्यूनतम है। यदि आपसे पूछा जाए किस जनपद का जनघनत्व सर्वाधिक है, तो गाजियाबाद। न्यूनतम हो जाएगा ललितपुर। यानी सर्वाधिक जनघनत्व गाजियाबाद का और न्यूनतम हो जाएगा ललितपुर का। 829 कुल जनघनत्व। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से सर्वाधिक औसत साक्षरता वाला जिला कौन सा है। आपसे पूछा जा रहा है सर्वाधिक औसत साक्षरता वाला जिला कौन सा है, सबसे पढ़ा लिखा जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक औसत साक्षरता वाला जिला हो गया गौतम बुद्ध नगर। यानी सबसे पढ़े लिखे कहां पाए जाते हैं, तो गौतम बुद्ध नगर में पाए जाते हैं। सबसे पढ़ा लिखा जिला है गौतम बुद्ध नगर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस जनपद में न्यूनतम साक्षरता दर्ज की गई है, तो ध्यान रखिएगा सर्वाधिक कहां की गई है, गौतम बुद्ध नगर में। सर्वाधिक कहां पर है,
सर्वाधिक है गौतम। जब भी आप एक प्रश्न पढ़ें तो अगले वाले को अपने आप ढूंढिए, मन में सोचिए, उस प्रश्न का उत्तर सोचिए, धीरे धीरे आपको सॉरी याद हो जाएंगे। तो सर्वाधिक साक्षरता दर कहां पर है? तो गौतम बुद्ध नगर में। जबकि न्यूनतम साक्षरता दर अगर आपसे पूछी जाए तो वो हो जाएगी श्रावस्ती में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा कथन असत्य है, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर गौतम बुद्ध नगर। देखिए अब बात करते हैं साक्षरता दर की। यदि आपसे पूछा जाए सर्वाधिक साक्षरता दर कहां पर है, सर्वाधिक साक्षरता दर, तो यह है गौतम बुद्ध नगर में, कहीं कोई समस्या नहीं है, गौतम बुद्ध नगर में। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर कहां पर है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर, तब भी कोई समस्या नहीं, गौतम बुद्ध नगर में है। आपको डिफरेंट जो होता है ना वो याद रखना होता है। डिफरेंट कौन सा है? सर्वाधिक महिला साक्षरता दर, ये गौतम बुद्ध नगर नहीं है। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर, यानी ये प्रश्न आपको याद रखना पड़ेगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कानपुर नगर, कानपुर नगर। यदि बात करें महिला साक्षरता दर की, तो सबसे ज्यादा महिला साक्षरता दर कानपुर नगर में है। कानपुर नगर के बाद लखनऊ का नंबर आता है और फिर गौतम बुद्ध नगर का नंबर आता है। यानी महिला साक्षरता दर में गौतम बुद्ध नगर का क्रम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो तीसरा हो जाएगा। इस तरीके से थोड़े टफ प्रश्न बनते हैं कि गौतम बुद्ध नगर का क्रम बताइए। अब क्यों पूछा जा रहा है? क्योंकि सर्वाधिक साक्षरता दर और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर में वो पहले स्थान पर आता है। यानी ये जो प्रश्न का दे रखा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर गौतम बुद्ध नगर की है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। जबकि यदि न्यूनतम साक्षरता दर की बात करें, न्यूनतम साक्षरता दर की, न्यूनतम साक्षरता दर श्रावस्ती की होगी, न्यूनतम साक्षरता दर श्रावस्ती की होगी। यदि पुरुष, न्यूनतम पुरुष में बात की जाए तो वह भी श्रावस्ती ही होगी। और यदि न्यूनतम महिला में बात कर ली जाए, न्यूनतम महिला में बात की जाए तो वह भी श्रावस्ती होगी। देखिए कहीं कुछ अलग से नहीं पढ़ना है। यानी 6 प्रश्न आपके तैयार होते हैं, जिसमें से आपको प्रयागराज, कानपुर नगर और श्रावस्ती 3 उत्तर याद रखने हैं। सर्वाधिक साक्षरता दर प्रयागराज की, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर प्रयागराज की, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर कानपुर नगर की, न्यूनतम साक्षरता दर श्रावस्ती की, न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर श्रावस्ती की और न्यूनतम महिला साक्षरता दर श्रावस्ती की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद का लिंगानुपात सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश के किस जनपद का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात है जौनपुर का, सर्वाधिक लिंगानुपात है जौनपुर का 1024। उत्तर प्रदेश के किस जनपद का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो जौनपुर का। न्यूनतम पूछा है, न्यूनतम लिंगानुपात की यदि हम बात करें, न्यूनतम लिंगानुपात, न्यूनतम लिंगानुपात अगर आपसे पूछा जाए तो सर्वाधिक तो जौनपुर का हो गया और न्यूनतम लिंगानुपात है गौतम बुद्ध नगर का। कितना? वो अगला प्रश्न है। गौतम बुद्ध नगर का लिंगानुपात कितना है आपसे पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा सर्वाधिक है जौनपुर का 1024। न्यूनतम लिंगानुपात किसका है? गौतम बुद्ध नगर का। देखिए सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है गौतम बुद्ध नगर और साक्षर है पर लिंगानुपात न्यूनतम है विपरीत बात। यानी जितना साक्षर होना चाहिए लिंगानुपात उतना ही अधिक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एबॉर्शन रेट और ये जो सब होता है ये बिल्कुल कम होना चाहिए, लेकिन गौतम बुद्ध नगर का लिंगानुपात सबसे कम है उत्तर प्रदेश में। कितना? तो 851 हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जौनपुर का कितना है? 1024, गौतम बुद्ध नगर का 851। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जनपद में 2001 से 2011 के दौरान सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर दर्ज की गई? सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर आपसे पूछा किस जनपद की दर्ज की गई?
श्रावस्ती की, बहराइच की, गौतम बुद्ध नगर की या गाजियाबाद की? तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर भी गौतम बुद्ध नगर की, यानी सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला गौतम बुद्ध नगर, न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला गौतम बुद्ध नगर और सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला भी हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस जनपद की दशकीय वृद्धि दर न्यूनतम है? सर्वाधिक हमने पढ़ी, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर किसकी है? तो गौतम बुद्ध नगर की। आपसे पूछा जा रहा है न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर किसकी है? कानपुर नगर, कानपुर देहात, औरैया या महोबा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कानपुर देहात। उत्तर प्रदेश की न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर है कानपुर देहात की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देश में किस राज्य की जनसंख्या में सर्वाधिक एससी हैं? सर्वाधिक एससी, अनुसूचित जाति की बात हो रही है, अनुसूचित जनजाति की नहीं। तो किस राज्य की जनसंख्या में सर्वाधिक एससी हैं? तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक एससी पाए जाते हैं। सर्वाधिक एससी अनुसूचित जाति किस राज्य में सर्वाधिक मात्रा में है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में है। आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक एससी किस जिले में है? यहां से 4 प्रश्न बनते हैं। सर्वाधिक एससी किस जिले में है? न्यूनतम एससी किस जिले में है? प्रतिशत, सर्वाधिक प्रतिशतता के हिसाब से सर्वाधिक एससी किस जिले में है और न्यूनतम प्रतिशत एससी किस जिले में है? प्रतिशतता के हिसाब से अलग हैं, क्योंकि संख्या तो ज्यादा हो सकती है ना किसी जिले में, लेकिन उस जिले की जनसंख्या के हिसाब से निकाला जाता है तो परसेंटेज निकलते हैं। तो प्रतिशतता के हिसाब से सर्वाधिक कहां पर, न्यूनतम कहां पर, सर्वाधिक एससी कहां पर, न्यूनतम एससी कहां पर? प्रश्न दिए होंगे, एक एक करके इनका हम उत्तर देखेंगे। चलिए, निम्न में से किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी पाई जाती है? पहला प्रश्न, सबसे ज्यादा एससी कहां पाए जाते हैं देश में? उत्तर प्रदेश में। दूसरा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक एससी किस जिले में पाए जाते हैं? तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सीतापुर। सर्वाधिक एससी किस जिले में? सीतापुर में। सर्वाधिक एससी प्रतिशतता वाला जिला, देखिए सर्वाधिक एससी तो हो गए सीतापुर में, सर्वाधिक एससी हो गए सीतापुर में, लेकिन सर्वाधिक प्रतिशतता के हिसाब से यदि आपसे पूछे किस जिले में है, सीतापुर में, कौशांबी में, बागपत में या सोनभद्र में, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कौशांबी। कौशांबी अलग जब भी आप पढ़ें तो उसको स्टार कर लीजिए, उसको अलग से याद कीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। एग्जाम में हमें जो सिमिलर होते हैं वो आंसर याद रह जाते हैं और उसी के हिसाब से हम उत्तर दे देते हैं। आपसे पूछेगा सर्वाधिक एससी प्रतिशतता और आप बता देंगे सर्वाधिक एससी। सर्वाधिक एससी है सीतापुर में, सर्वाधिक एससी प्रतिशतता है कौशांबी में। चलिए अगला प्रश्न है, न्यूनतम एससी आबादी वाला जिला। सर्वाधिक एससी कहां पर हैं? सर्वाधिक एससी हैं सीतापुर में। न्यूनतम एससी कहां पर हैं? तो न्यूनतम एससी हैं बागपत में। न्यूनतम एससी हैं बागपत में। और न्यूनतम एससी प्रतिशतता वाला जिला, न्यूनतम एससी प्रतिशतता वाला जिला भी बागपत ही है। कोई समस्या नहीं। यानी वो जो 4 प्रश्न हमने लिखे थे, हमें अपने चारों प्रश्न का उत्तर मिल गया। सर्वाधिक एससी आपसे पूछा जाए, सर्वाधिक एससी कहां पर है? तो सीतापुर में। न्यूनतम एससी कहां पर है? तो न्यूनतम एससी है बागपत में। सर्वाधिक प्रतिशतता एससी की कहां पर है? तो कौशांबी में। और न्यूनतम प्रतिशतता एससी की कहां पर है? तो बागपत में। ये 4 प्रश्न रटे होने चाहिए आपको दोस्तों। मैं आपको वही प्रश्न करा रहा हूं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। मैं बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी आपको प्रश्न नहीं करा रहा कि नंबर बढ़ाने के लिए कि मेरे को इसमें भी आपको 51 करने थे। यहां आवश्यकता नहीं है 51 प्रश्नों की, इसलिए मैंने प्रश्नों की संख्या को कम रखा है ताकि आप एग्जाम में सीधे प्रश्न देख सकें और फालतू अपना पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट ना करें। चलिए देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है? अब बात हो रही है एसटी की, अनुसूचित जनजाति की। तो फिर वही 4 प्रश्न बनेंगे। सर्वाधिक एसटी किस जिले में है?
न्यूनतम एसटी किस जिले में है? प्रतिशतता के हिसाब से सर्वाधिक एसटी किस जिले में है? और प्रतिशतता के हिसाब से न्यूनतम एसटी किस जिले में है? देखेंगे इन चारों प्रश्नों को एक एक करके। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है, तो ध्यान रखिएगा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सोनभद्र। सर्वाधिक एससी कहां पर है? सीतापुर में सर्वाधिक एससी। और सर्वाधिक एसटी कहां पर है? तो सोनभद्र में। चलिए, न्यूनतम एसटी की आबादी वाला जिला, न्यूनतम एसटी सर्वाधिक कहां पर? देखिए मैं बार बार आपको इसलिए लिखाता हूं ताकि आपको क्लास में रट जाए। सर्वाधिक एससी कहां पर? सीतापुर में। सर्वाधिक एसटी कहां पर? सोनभद्र में। न्यूनतम एससी कहां पर? बागपत में। जबकि न्यूनतम एसटी कहां पर? वो भी बागपत में। यानी बागपत में न्यूनतम एससी भी पाए जाते हैं, प्रतिशतता के हिसाब से न्यूनतम एससी भी पाए जाते हैं, न्यूनतम एसटी भी पाए जाते हैं, और प्रतिशतता के हिसाब से न्यूनतम एसटी भी बागपत में ही पाए जाते हैं। चलिए उन चार प्रश्नों पर हम बात कर लें। सर्वाधिक एसटी आपसे पूछे कहां पाए जाते हैं? तो सोनभद्र में। सर्वाधिक एससी सीतापुर, सर्वाधिक एसटी सोनभद्र। सर्वाधिक प्रतिशतता के हिसाब से भी एसटी सोनभद्र में ही पाए जाते हैं, कहीं कोई समस्या इसमें नहीं है। न्यूनतम एसटी कहां पाए जाते हैं? तो बागपत में पाए जाते हैं। न्यूनतम प्रतिशतता के हिसाब से एसटी भी बागपत में। यानी 8 प्रश्न बने ये। सर्वाधिक एससी सीतापुर में, सर्वाधिक एसटी सोनभद्र में, न्यूनतम एससी बागपत में, न्यूनतम एसटी बागपत में। प्रतिशतता के हिसाब से सर्वाधिक एससी कौशाम्बी में, प्रतिशतता के हिसाब से सर्वाधिक एसटी सोनभद्र में। प्रतिशतता के हिसाब से न्यूनतम एससी बागपत में और न्यूनतम एसटी भी बागपत में। इसी तरीके से आपको रटे होने चाहिए दोस्तों। बार बार एक साथ पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, अलग अलग प्रश्नों में पढ़ेंगे तो बहुत कंफ्यूजन रहेगा। इन 8 प्रश्नों को एक साथ लिखिए और एक साथ पढ़िए, नोट्स जरूर बनाइए। हालांकि अब तक आप पढ़ चुके होंगे, ये तो सिर्फ रिवीजन का टाइम चल रहा है, ये तो मैं रिवीजन करा रहा हूं आपको सिर्फ। वयस्क लिंगानुपात एवं शिशु लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का राज्य में कौन सा स्थान है? यदि ये आपसे पूछा जाए तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 26वें स्थान पर वयस्क लिंगानुपात और शिशु लिंगानुपात आता है उत्तर प्रदेश में। आपसे पूछा जाए सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किस जिले में है? देखिए सर्वाधिक लिंगानुपात पढ़ा था हमने, सर्वाधिक लिंगानुपात, और सर्वाधिक लिंगानुपात था जौनपुर में। कहां पर था? जौनपुर में। और न्यूनतम लिंगानुपात, न्यूनतम लिंगानुपात ये था गौतम बुद्ध नगर में। आपसे पूछा जा रहा है सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात कहां पर है? तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है बलरामपुर में। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात कहां पर है आपसे अगर पूछा जाए तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है बलरामपुर में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात कहां पर है? सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात बलरामपुर में, और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात यदि आपसे पूछा जाए तो न्यूनतम शिशु लिंगानुपात आपका गौतम बुद्ध नगर में ही है। यानी सर्वाधिक लिंगानुपात जौनपुर में, न्यूनतम लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर में, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात हो जाएगा बलरामपुर में, और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर में। इन चारों प्रश्नों को भी साथ पढ़िएगा दोस्तों, साथ में प्रश्न पढ़ने से आपको याद जल्दी होंगे। चलिए अगला प्रश्न है, सर्वाधिक स्लम जनसंख्या में भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो स्लम जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक स्लम जनसंख्या वाला नगर कौन सा है, सर्वाधिक स्लम जनसंख्या वाला नगर कौन सा है,
तो सर्वाधिक स्लम जनसंख्या वाला नगर है दोस्तों मेरठ। ये आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। सर्वाधिक स्लम जनसंख्या वाला नगर या सर्वाधिक स्लम उत्तर प्रदेश में कहां पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं मेरठ में। इसके अलावा आप दो प्रश्न और याद रखिएगा दोस्तों। वैसे जो मैंने प्रश्न बनाए थे वो तो खत्म हो गए, पर दो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। एक तो सर्वाधिक जनसंख्या कहां की है? तो प्रयागराज की। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या आपसे पूछी जाए, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या आपसे पूछता है, ये प्रश्न में पूछा हुआ है आपसे। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहां की है? तो वह भी प्रयागराज की है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यानी सर्वाधिक जनसंख्या प्रयागराज की है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या भी प्रयागराज की है। और एक प्रश्न आता है न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या कहां की है? तो न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या आपकी गौतम बुद्ध नगर की है, गौतम बुद्ध नगर की है। यानी गौतम बुद्ध नगर जनपद में न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या है, जबकि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रयागराज की है। सर्वाधिक जनसंख्या भी प्रयागराज की है, जबकि न्यूनतम जनसंख्या कहां की है? महोबा की। और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या गौतम बुद्ध नगर की। तो दोस्तों ये थे उत्तर प्रदेश की जनगणना से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें मैंने जनगणना से जितने भी आयाम बनते हैं, जितने भी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सभी मैंने कराए। वैसे तो जनगणना से यदि मैं प्रश्न बनाने बैठूं तो 100 से अधिक प्रश्न बना सकता हूं, लेकिन उससे आपका कोई फायदा नहीं होने वाला दोस्तों। आपको एग्जाम में सिलेक्टिव स्टडी करनी होती है, जहां से आपके पेपर में फंसे। और अभी तो आपका एग्जाम आपके सिर पर है। अब इस समय आप पूरे 100-100, 200 प्रश्न पढ़ेंगे तो उससे तो आपका कोई भला नहीं होने वाला। तो आप इस वीडियो को देखिए, इससे बनने वाले प्रश्नों को पढ़िए, बार बार रिवीजन कीजिए इस टॉपिक से। जो एक नंबर का क्वेश्चन आपका पक्का है, और जो जब आपको एग्जाम में दिखेगा तो आप उसका उत्तर यूं चुटकी बजाते दे दोगे दोस्तों। तो चलिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।